हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशलॉजी सब्जेक्ट में यूनिट 1 थिंकर्स की। ठीक है। यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 1 में टोटली 24 से 25 थिंकर है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इन सभी को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और इन सभी पार्ट्स की आपको प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज यूनिट 1 में हम थिंकर्स में सबसे पहले थिंकर दुर्खिम की बात करेंगे। इमाइल दुर्खिम से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इमाइल दुर्खिम में बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। वैसे जन्म पूछता नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इसको याद रखना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनसे जो है बुक्स पूछी जा सकती हैं। जैसे बुक्स अगर पूछी जा रही है तो बुक्स में क्रोनोलॉजी को याद रखने के लिए इनकी सन याद रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी मृत्यु के पश्चात की बुक्स भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए इनके जन्म और मृत्यु का भी याद रखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1858 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1917 में। इनका जन्म फ्रांस के एपिनार शहर में हुआ था और इनके पिता रब्बी थे यानी धर्मगुरु थे और ये यहूदी परिवार में इनने जन्म लिया था। ठीक है, इनकी डॉक्टरल थीसिस का नाम है व्यक्तिगत व्यक्तित्व और सामाजिक एकजुटता। ठीक है, इन्होंने इसमें अपनी थीसिस लिखी थी जिसका इंग्लिश में मीनिंग है। इंग्लिश में जनरली थीसिस पूछ ली जाती हैं, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे। इसको लिख लीजिएगा, पर्सनल पर्सनैलिटी एंड सोशल सॉलिडेरिटी। इसमें इन्होंने थीसिस लिखी थी। आगे बात करते हैं इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स की। इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, सबसे पहली बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर। सेकेंड बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। थर्ड बुक है सोसाइट। फोर्थ बुक है प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। फिफ्थ बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। सिक्स्थ बुक है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। सेवन बुक है सोशोलॉजी एंड फिलोसफी और फिफ्थ बुक है मोरल एजुकेशन और फिफ्थ नहीं, एट्थ बुक है मोरल एजुकेशन एंड 9 बुक है सोशलिज्म। तो ये सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर एक बुक कभी ना कभी ज़रूर पूछी गई है प्रीवियस ईयर पेपर में। और इनकी कुछ खास चीज़, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु के पश्चात की ये 5 बुक्स हैं, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी से लेकर ही सोशलिज्म तक। ठीक है, तो ये मॉरल एजुकेशन अभी ही कुछ टाइम पहले इस बुक को पूछा गया था, मॉरल एजुकेशन को प्रीवियस ईयर पेपर में। चलिए और आगे बात करते हैं हम महत्वपूर्ण अवधारणाओं की, कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, जो कि जनरली हमारे सोशलॉजी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं सोशल फैक्ट में। सोशल फैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी थी जिसके बारे में हम डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में जनरली ये जान लीजिए कि सोशल फैक्ट जो है इसको उन्होंने इमाइल दुर्खिम ने वस्तु की तरह माना है। ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सामाजिक तथ्य को वस्तु की तरह प्रयोग किसने किया है, ये पूछेगा तो आपका आंसर रहेगा इमाइल दुर्खिम। आगे चलते हैं, एकजुटता की बात की है जिसको सामाजिक एकजुटता कहते हैं, सोशल सॉलिडेरिटी। ठीक है, फिर इन्होंने आत्महत्या की बात की। आत्महत्या के इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं जिनकी हम डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है फोर्थ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, धर्म में इन्होंने टोटमवाद की बात की थी। धर्म के बुनियादी घटक बताए थे जो कि 3 होते हैं और इसके बारे में नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। फिर अगला आ जाता है हमारा कंसेप्ट सामाजिक धारा, सोशल करंट। ये जो कीवर्ड है ये ज़रूर पूछ लेता है कभी ना कभी कि कीवर्ड में पूछेगा कि सामाजिक धारा या सोशल करंट की बात किसने की थी, तो ये इमाइल दुर्खिम का आ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने श्रम विभाजन में प्रकारवादी विश्लेषण दिया था कि श्रम विभाजन हमारे समाज में किस तरह से कार्य करता है और इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका सबसे पहला कंसेप्ट है सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। इसके बारे में इन्होंने क्या बताया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा भयंकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे, वैसे ज़्यादा पढ़ना अच्छी ही बात होती है, लेकिन मेरे ख्याल से कि जो पेपर में की मांग होती है उसके अनुसार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही सब चीज़ें आपके लिए लेकर आई हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही ज़्यादा ओवर करके नहीं दूंगी, मैं बस वही चीज़ दूंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आपका नेट एग्ज़ाम निकलना कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फैक्ट में आ जाता है कि सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य को वस्तु की तरह माना है, वस्तु की भांति दुर्खिम ने माना है। इसके अलावा सामाजिक तथ्य में
सामाजिक तथ्य होता क्या है? सामाजिक तथ्य जनरली देखो, जैसे कि हर वो चीज़ सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आती है, जैसे जो समाज में उपस्थित है, जैसे कि विवाह कानून हो गया, हमारी नातेदारी हो गई, इसके अलावा धर्म हो गया, इसके अलावा हमारे राष्ट्र की जो चीज़ें हो गई, ये सभी चीज़ें हमारे समाज में आती हैं और यही सभी चीज़ें सामाजिक तथ्य हैं। हमारे धर्म, विश्वास, मूल्य, कानून, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सभी चीज़ें सामाजिक तथ्य हैं। सामाजिक तथ्य का मतलब क्या होता है? सामाजिक तथ्य का मतलब होता है जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों के ढंग का सामाजिक तथ्य हैं कि आपको समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से किससे बात करनी चाहिए, किस तरह का आपको अनुभव करना है, किस तरह से कौन सी विचारधारा आपको रखनी है। ये सभी चीज़ें सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आती हैं। इसके सामाजिक तथ्य की विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं? सामाजिक तथ्य की ये 4 विशेषताएँ हैं, जिसमें कि पहली है बाहरी, दूसरी है बाध्यता या प्रतिबंध, तीसरी है स्वतंत्र और चौथा है व्यापक। इसका मतलब क्या हुआ? चलो, ये तो चीज़ें हमने समझ ली है कि ये सभी चारों विशेषताएँ उसकी होती हैं। इसके अलावा अ, हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सामाजिक तथ्य में बाहरी होने का क्या अर्थ बनता है? बाहरी का मतलब ये होता है कि सामाजिक तथ्य मनुष्य की पहुँच से बाहर है। मनुष्य की पहुँच से बाहर का इस मतलब ये नहीं है कि मनुष्य उसको अपनाता नहीं, मनुष्य उसको अपनाता है, लेकिन मनुष्य के लिए बाहरी इसलिए क्योंकि मनुष्य इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो इसमें इसमें शामिल तो हो सकता है, लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकता है कि चलो भई, आपको बोल दिया गया है कि ये आपके मतलब समाज में है कि आपको मंदिर के अंदर चप्पल बाहर उतार के ही जाना है उनके सम्मान के लिए। लेकिन आप अपने अनुसार उसमें चेंज तो नहीं कर सकते कि नहीं भई, हम मंदिर के अंदर चप्पल पहन के जाएँगे, ऐसा करेंगे तो आपको तो मार पड़ जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि आपको जो सामाजिक तथ्य है वो आपके लिए बाहरी हो, ठीक है। दूसरा आ जाता है प्रतिबंध, कि समाज जो सामाजिक तथ्य होता है उसके अंतर्गत समाज जो होता है आपको आपके व्यवहार पर प्रतिबंध लगाता है कि आपको क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो कुल मिला के आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। तीसरा आ जाता है स्वतंत्र, जो ये व्यक्ति से स्वतंत्र होता है, मतलब व्यक्ति की इच्छाओं से स्वतंत्र होता है, कि व्यक्ति की इच्छा जो होती है ना, वो सामाजिक तथ्य के अनुसार होती है, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार सामाजिक तथ्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है कि सामाजिक तथ्यों के अनुसार व्यक्ति को चलना होता है। व्यक्ति सामाजिक तथ्य को नहीं बदल सकता है, उस अपनी इच्छा से नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारी सबसे लास्ट विशेषता, फोर्थ, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो है व्यापकता। सामाजिक तथ्य व्यापक होता है, यानी कि सभी के लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए सामाजिक तथ्य नहीं है, ये सभी के लिए होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं, सामाजिक तथ्य, ठीक है। और सामाजिक तथ्य वास्तविक कैसे होते हैं? जैसे कि हमने बोल दिया, फैक्ट क्या होता है, तथ्य क्या होता है, सिंगल फैक्ट की बात करते हैं, सिंगल तथ्य की बात करते हैं कि तथ्य होता क्या है। तथ्य होता है जैसे कि ताजमहल आगरा में है, ये फैक्ट है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि आगरा में नहीं, दिल्ली में है ताजमहल, ऐसा नहीं होता ना। फैक्ट फैक्ट होता है, उसको नहीं बदल सकते। वैसे ही सामाजिक तथ्य जैसे विवाह, नातेदारी, धर्म, ये सब चीज़ों की अगर बात करते हैं, जैसे मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज, ये भी वास्तविक होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब चेंज करना चाहें, चेंज करने की बात ये है कि मतलब हमारे व्यवहार करने के तरीके को क्यों बदलेंगे, क्या मतलब समाज में बदलने की आवश्यकता क्या है। तो यही चीज़ है कि सामाजिक तथ्य भी वास्तविक होते हैं, जो चीज़ है तो है, और जो चीज़ नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अगली, कि जो समाज की जो सामूहिक चेतना होती है, सामूहिक चेतना जैसे सभी को मिलकर क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये सामूहिक चेतना के अंतर्गत आता है। तो ये सामूहिक चेतना जो होती है वो अंतिम और प्रधानता सामाजिक तथ्य है, ठीक है। उसके आगे है, अगला है सामाजिक तथ्य के अंतर्गत सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात की है इन्होंने। सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? सामूहिक चेतना जो होती है उसको किसी मतलब किसी चीज़ के रूप में प्रदर्शित करना। जैसे सामूहिक प्रतिनिधित्व वह चीज़ का, जैसे कि कोई सामूहिक चेतना हो गई, उसको किसी चीज़, किसी चिन्ह आदि के द्वारा प्रदर्शित करना ही सामूहिक प्रतिनिधित्व कहता है। मतलब सामाजिक वो
कोई भी चिन्ह अगर सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है तो वो सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान कहलाता है। तो इसकी बात की थी इमाइल दुर्कheim ने। उसके आगे आ जाता है सामाजिक तथ्यों के प्रकार। सामाजिक तथ्यों के प्रकार में आ जाता है भौतिक और गैर भौतिक। तो ये जो भौतिक और गैर भौतिक तथ्य तो समझ आ जाता है। भौतिक का क्या मतलब होता है, गैर भौतिक का मतलब ये तो पहले से ही हमको पता होना चाहिए। जो चीज़ें हमारे सामने दिखाई दे जाती हैं, जैसे धर्म वगैरह में मंदिर वगैरह दिखाई देते हैं, ये भौतिक आ जाता है। गैर भौतिक जैसे हमारे मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज, ये सब चीज़ गैर भौतिक में आती है। तो ये जो है, ये 2 प्रकार के सामाजिक तथ्य बताए हैं और इन दोनों के, गैर भौतिक और भौतिक दोनों प्रकार के जो तथ्य हैं, इनके अंतर्गत भी 2-2 प्रकार आते हैं। एक सामान्य, दूसरा व्याधिकीय। सामान्य और व्याधिकीय। सामान्य वो होता है जब हमारा समाज अच्छी तरह से कार्य कर रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और सब कुछ समाज के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा होता है, तो सामान्य होता है। जैसे ही इनमें विचलन आता है या कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, अपराध वगैरह बढ़ जाते हैं, तो वो व्याधिकीय के अंतर्गत आता है। सिंपल चीज़, ठीक है। अगला हम बात करते हैं सेकंड आ जाती है सामाजिक एकजुटता। सामाजिक एकजुटता में सॉरी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर है। सबसे पहला प्रकार है सामाजिक एकजुटता का यांत्रिक और दूसरा है कायिक या फिर सावयवी, ठीक है। तो इसको हम मैकेनिकल और दूसरा हो जाता है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के रूप में जानते हैं। तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यांत्रिक और सावयवी एकजुटता किसने दी थी, तो ये इमाइल दुर्कheim ने दी थी, ठीक है। यांत्रिक और सावयवी में अंतर पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में मतलब 2 कथन बन के आ जाते हैं, सत्य है असत्य बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यांत्रिक एकजुटता और कायिक या सावयवी एकजुटता के बारे में पूछता है। इन दोनों का अंतर क्या होता है? जैसे यांत्रिक एकजुटता जो होती है वो जनरली पहले के समाजों में पाई जाती थी। जैसे प्राचीन जो समाज होते थे उनमें किस तरह की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था होती थी, उससे संबंधित है ये। और सावयवी या कायिक एकजुटता जो होती है वो आधुनिक समाज में किस प्रकार की व्यवस्था है उसके बारे में है। अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो जैसे ग्रामीण व्यवस्था होती है ना, वो जनरली यांत्रिक के अंतर्गत आती है। और जो शहरी व्यवस्था होती है वो सामाजिक एकजुटता के अंतर्गत सावयवी एकजुटता में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनमें अंतर क्या होता है। यांत्रिक एकजुटता के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इसमें होता है घनिष्ठ संबंध होते हैं यांत्रिक एकजुटता में, मतलब लोग एक दूसरे से ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा हो जाता है श्रम विभाजन नहीं होता। श्रम विभाजन का क्या मतलब है कि जो कार्य होते हैं वो अलग अलग लोगों में बटे होते हैं। तो श्रम विभाजन जनरली यहाँ नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य कर रहा होता है। वो किसान भी होता है, हो सकता है वो डॉक्टर हो, लेकिन साथ साथ किसानी भी करता हो। तो इस तरह से एक व्यक्ति बहुत सारे काम कर लेता था, जिससे एक दूसरे से अंतर निर्भरता थोड़ी कम थी। मतलब लोग आत्मनिर्भर हुआ करते थे, अंतर्निर्भर नहीं होते थे, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते थे। और ये जो छोटे भौगोलिक क्षेत्र में होता था, मतलब ज़्यादा बड़े क्षेत्र के अंतर्गत ये यांत्रिक एकजुटता नहीं होती थी, वो छोटे क्षेत्र में होता था। फिर आ जाता है अंतर्निर्भरता कम होती है। मैंने बताया कि श्रम विभाजन कम नहीं होने की वजह से एक दूसरे पर निर्भरता कम होती थी, लोग आत्मनिर्भर हुआ करते थे। उसके बाद आ जाता है दमनात्मक प्रतिबंध होता है। दमनात्मक प्रतिबंध का मतलब होता है कि जो दंड व्यवस्था, वहाँ पे जो व्यवस्था होती थी ना, वो दंड वाली होती थी। जैसे कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उन्हें दंड दिया जाता था। दमनात्मक रूप से उन पे प्रतिबंध लगाया जाता था कि आपको ये कार्य नहीं करना है, इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा, जो भी आपने गलत काम किए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सामूहिक चेतना जो होती थी प्रबल होती थी। मतलब समाज में जो डिसाइड की होता था, जो समाज के नियम वगैरह होते थे, वे सभी लोग मानते थे। तो ये सामूहिक जो चेतना होती थी वो प्रबल होती थी। इसमें समाज के अकॉर्डिंग चलने पर बल दिया जाता था, ठीक है। सामूहिक एकता होती थी। व्यक्तिगत रूप से लोग मतलब सामूहिक रूप से एकता पाई जाती थी उनमें। लोग एकजुट होकर ज़्यादातर चीज़ों में भाग लिया करते थे। उसके बाद आ जाता है जो नैतिक घनत्व होता था, वो निम्न होता था, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है व्यक्तिगत स्वायत्तता निम्न होती थी। व्यक्तिगत स्वायत्तता का क्या मतलब होता है? व्यक्तिगत स्वायत्तता का मतलब होता है कि स्वयं पर फैसला लेना, मतलब खुद के कोई कार्य करना है तो वो थोड़ी कम होती थी, कि स्वयं के कार्य भी वो सब समाज वालों के अकॉर्डिंग करते थे, उनसे पूछ कर करते थे। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सावयवी, कायिक या आधुनिक एकजुटता की, जिसको ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी भी कहते हैं। इसमें संबंधों में मतभेद होता था, मतलब संबंध एक दूसरे से घनिष्ठ ना होकर संबंधों में मतभेद पाया जाता था,
ठीक है। जैसे शहरों में होता है भाई, लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, लोग एक दूसरे से मतलब रखना पसंद नहीं करते हैं, वैसे ही तो शहरी व्यवस्था है कुल मिला के, ये समझ लो। ठीक है, आधुनिक समाज में ऐसा पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है श्रम विभाजन होता है, मतलब सभी को कार्य बटे हुए होते हैं, इसलिए लोग एक दूसरे से पर निर्भर भी ज़्यादा रहते हैं, इसमें अंतर निर्भरता अधिक होती है। बड़े और सघन भौगोलिक क्षेत्र होते थे, अंतर निर्भरता उच्च होती थी। क्षतिपूरक प्रतिबंध, क्षतिपूरक प्रतिबंध देखिए, यहाँ पर दमनात्मक प्रतिबंध पाया जाता था, यहाँ क्षतिपूरक प्रतिबंध होता है। तो इसका क्या मतलब है, दमनात्मक में दंड दिए जाते थे कोई अपराध होने पर, यहाँ पर उन्हें क्षमा करने के लिए बस ऐसे क्षतिपूर्ति कर दी जाती थी कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी पूर्ति कर दो, फाइन दे दो, ये सब कर दो। वहाँ पर दंड का थोड़ा सा रेयर केस होते थे दंड देने के लिए। ठीक है, होते हैं, सॉरी। उसके बाद आ जाता है व्यक्तिगत चेतना। व्यक्तिगत चेतना प्रबल होती थी, यहाँ पर सामूहिक चेतना प्रबल होती थी, यहाँ पर व्यक्तिगत चेतना प्रबल होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला, व्यक्तिगत मतभेद पाए जाते थे, यहाँ पर लोगों में एकता पाई नहीं जाती है, यहाँ पर मतभेद ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। फिर उच्च नैतिक घनत्व होता है और व्यक्तिगत स्वायत्ता भी उच्च होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों में अंतर जान लिया है। अब अगले बात करते हैं हम आत्महत्या की।